हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित परदेशी और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमजीसीआई ने 10th का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और इस क्रैश कोर्स में हम लोग 45 डेज में 10th का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। और इसी सीरीज में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं बच्चों। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, मतलब 10th का पूरा ऑप्टिक्स हम लोग यहाँ पर डिटेल में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भले ही क्रैश कोर्स है लेकिन हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बेहतर समझ में आए और एक बेहतर अप्रोच डेवलप हो। जैसा कि मैंने हमेशा देखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हमें थ्योरी तो समझ में आ जाती है लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो हम कोशिश करेंगे एक अप्रोच डेवलप करने की। ठीक है, एक ऐसा अप्रोच जिससे कि आप लोग न्यूमेरिकल्स भी आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं बच्चों। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ हमें और फिर पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन आई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है सबके मन में कि व्हाट इज लाइट, है ना। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे स्टार्ट करता हूं। लोग बात करते हैं व्हाट इज लाइट। तो देखो, मैंने लाइट को यहीं पे डिफाइन किया हुआ है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट कॉज द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, मतलब हाँ, कभी सोचा आपने कि हमें ये सारी चीजें क्यों दिखाई देती है? हम अपने आसपास जब भी देखते हैं तो ऐसा क्या है जो हमें दिखाई देता है? मतलब अगर ये क्वेश्चन मैं एक छोटे बच्चे से पूछूं तो वो बोलेगा कि रूम में लाइट ऑन है इसलिए हमें सब दिख रहा है, आप लाइट्स ऑफ कर दो तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो बेसिकली अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आंसर सही है कि लाइट्स ऑन है इसलिए हमें दिखाई दे रहा है। तो लाइट्स ऑन होने से ऐसा क्या होता है कि हमें चीजें दिखने लग जाती है। ठीक है, तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट कॉज द सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें विजन का सेंसेशन देती है। मतलब जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास चीजें हैं और वो हमें विजुलाइज होती है। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये चीजें हमें विजुलाइज नहीं होगी। ठीक, और अगर विजुलाइज हो रही है इसका मतलब लाइट प्रेजेंट है। ठीक, तो अब सेकंड क्यूरियोसिटी बच्चों के मन में आती है कि चलो लाइट था तो हमें विजन का एक सेंस आया, हमें चीजें दिखाई देने लगी। लेकिन लाइट बना किससे है? ये क्या चीज है? किसने इसको बनाया है? ठीक है, कैसे बना लाइट? लाइट में जैसे आपने पानी को देखा है, आपने सॉलिड्स को देखा है, आपने अलग अलग बॉडीज को देखा है, आपने उनको तोड़ के भी देखा है ना। लेकिन कभी लाइट के बारे में हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्या है, किस चीज से बना है ये। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको डिटेल में कि लाइट किन चीजों से बना है। क्यों? क्योंकि हमें विजन का सेंस देता है। तो किन चीजों से बना है ये समझने के लिए हम थोड़े और क्यूरियस हो जाते हैं कि क्या पता किससे बना होगा। तो कुछ साइंटिस्ट है बच्चों पास्ट में जिन्होंने बहुत रिसर्च किया इस पर और आज हम उन्हीं की बातें मान रहे हैं। उनमें से फर्स्ट थे न्यूटन, सेकंड थे सर आइजैक न्यूटन, नाम तो सुना ही होगा, है ना। हाँ, और सेकंड थे हमारे हाइगन और थर्ड फिर बाद में आए आइंस्टाइन। ठीक, इन्होंने हमें लाइट के फॉर्मेशन के बारे में, कैसे बना है, क्या कंसिस्ट करता है, इसका नेचर क्या है, इस बारे में हमें चीजें बताई। तो चले नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम बात करेंगे अब नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, चलो समझते हैं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ साइड में। नेचर ऑफ लाइट। अब हम समझते हैं कि लाइट का क्या नेचर है। देखो, फर्स्ट है थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट। तीन तरह की थ्योरीज दी गई है लाइट के नेचर के ऊपर, जिसमें फर्स्ट थ्योरी दी थी सर आइजैक न्यूटन ने, जिसमें बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, उन्होंने बताया था कि लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, है ना। स्पेस विद a great speed as a stream of very small particles called corpuscles. अब ये जो थ्योरी थी ये बोलती थी कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। अलग अलग पार्टिकल्स का साइज अलग अलग होता है। अब आप बोलोगे अलग अलग पार्टिकल्स मतलब अलग अलग कलर्स के पार्टिकल। ठीक है, अगर आप रेड कलर के पार्टिकल, जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि रेड का वेवलेंथ अलग है, वायलेट का अलग है, वैसे न्यूटन ने कहा था कि अलग अलग कलर के पार्टिकल्स का साइज अलग अलग है और अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी कॉर्पस्कल थ्योरी को डिफाइन किया था। ठीक है, लेकिन जब कॉर्पस्कल थ्योरी को अप्रूवल मिला और हम लोग ये मानने लगे कि कॉर्पस्कल थ्योरी बिल्कुल सही है, तभी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आए जिन्हें कॉर्पस्कल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? वो था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये कुछ ऐसे फिनोमेना थे
इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जिन्हें कॉर्पस्कल थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाई। तो लोगों को लगने लगा कि शायद कॉर्पस्कल थ्योरी गलत है, उन्हें लगने लगा शायद कॉर्पस्कल थ्योरी गलत है। और उस समय जो रॉयल सोसाइटी थी जहां पर सारी चीजें डिसाइड की जाती थी, वहां पर उन्होंने कॉर्पस्कल थ्योरी को फेल कर दिया और वेव थ्योरी को अप्रूवल दे दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉर्पस्कल थ्योरी कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो इसके बाद जो सेकंड थ्योरी आई वो आई वेव थ्योरी, ठीक, जिसमें हम वेव नेचर मानते हैं। और ये वेव थ्योरी दी थी हाइगन ने। हाइगन एक साइंटिस्ट थे, न्यूटन एरा के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने बताया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ these waves. They can travel in vacuum also. The speed of these waves in air or in vacuum is maximum, that is 3 into 10 to the power 8. ठीक है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसे थोड़ा सा करेक्ट करके लिखने की जरूरत है ना। इस वैल्यू को मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब जो सेकंड थ्योरी हमारे सामने आई वो आई वेव थ्योरी। और वेव थ्योरी में ये माना जाने लगा कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हालांकि हाइगन्स ने भी कुछ गलतियां करी थी वेव थ्योरी बताने में, उन्होंने लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया था, लेकिन एक्चुअली लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव। ठीक है बच्चों, लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव। और आपको पता होगा, आप लोग 9th में पढ़ के आए हो कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती है जिन्हें चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, एंड द ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, जिसमें पार्टिकल के ऑसिलेशन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। एंड लाइट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे मीडियम की चलने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है, इसलिए लाइट भी ट्रांसवर्स है। तो न्यूटन बहुत गुस्सा हुआ है कि भैया हमारी कॉर्पस्कल थ्योरी को तुमने फेल कर दिया, वेव थ्योरी ले आया। उन्होंने काफी कोशिशें भी करी इसे सही करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो इसे ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, वो इसे ठीक नहीं कर पाए, और उस समय वेव थ्योरी को ही अप्रूवल मिला रहा, ये वेव थ्योरी ही चलती रही कई सालों तक। फिर बाद में आए आइंस्टाइन। ठीक, आइंस्टाइन जब आए तो आइंस्टाइन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्वेंट किया। ठीक, और वहां से एक नई थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें बोला जाता है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मैटर लाइक सीजियम, पोटेशियम एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन आउट। These electrons are called photoelectrons and the phenomenon is called photoelectric effect. ठीक, आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी सीजियम, हाँ, या फिर एक पोटेशियम सरफेस पर, या इस तरह की और भी फोटो प्लेट्स होती है जिन्हें फोटो प्लेट्स बोला जाता है, जिनमें फोटॉन्स होते हैं। अब ये फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटो प्लेट्स क्या होती है, देखो थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, उस पर हमने एक लाइट इंसिडेंट करवाया। लाइट इंसिडेंट करवाने से वो प्लेट सिर्फ गर्म हो गई और कुछ भी नहीं हुआ। अब हमने क्या करा, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। हमने देखा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन सरफेस पर जंप करके आने लगे, और ऐसी प्लेट्स को बोला गया फोटो प्लेट्स। और वो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर जंप करके आ रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सरफेस पर जंप करके आ रहे थे, वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि जो लाइट था वो कॉर्पस्कल से मिलकर बना हुआ माना गया था। ऐसा माना था बहुत सारे कॉर्पस्कल मिलकर एक बंडल बनाते हैं, और उस बंडल को बोला जाता है क्वांटा। ठीक है, और एक क्वांटा के पास एनर्जी होती है E=hν, और वो एनर्जी जब प्लेट में टकराती है तो वो प्लेट को एनर्जी दे देती है, जिससे प्लेट के इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। प्लेट का सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए, प्लेट से इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए, द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन द प्लेट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि प्लेट पर जब लाइट इंसिडेंट हुआ तो प्लेट की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। देखो जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया फोटो इलेक्ट्रॉन। अब आइंस्टाइन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया तो आइंस्टाइन फिर से पार्टिकल थ्योरी को लेकर आ गए। आइंस्टाइन ने बोला कि अगर पार्टिकल थ्योरी नहीं होती तो वो जो पैकेट्स बने थे कॉर्पस्कल के वो नहीं बनते, और उन कॉर्पस्कल के पैकेट से जो बंडल बने थे वो भी नहीं बनते। इसका मतलब यह है कि कॉर्पस्कल थ्योरी बिल्कुल सही है।
तो फिर उस समय जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला अच्छा इसका मतलब वेव थ्योरी गलत है, हम इतने सालों से गलत समझते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है, वेव थ्योरी भी गलत नहीं है, पार्टिकल थ्योरी भी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ वेव नेचर से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा कि आज से लाइट का डुअल नेचर ऑफ लाइट हम आज तब से मानते हैं। हम मानते हैं कि लाइट कॉर्पस्कल थ्योरी भी है, लाइट का नेचर कॉर्पस्कल भी है, लाइट का नेचर पार्टिकल भी है और वेव भी है। बात समझ में, कॉर्पस्कल पार्टिकल एक ही बात है। ठीक, तो लाइट की दो थ्योरीज है बच्चों, कैसे कैसे लाइट कैसे मिलकर किन चीजों से मिलकर बना है, अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या बोलोगे? लाइट के दो नेचर, फर्स्ट कॉर्पस्कल, सेकंड वेव। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। और देखो ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, एक क्वांटा होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आता है उन्हें फोटॉन्स कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी h होती है। आप लोग ये सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, नो इश्यू है ना, नोट डाउन करके अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक, मतलब हमने लाइट के बारे में तो समझ लिया कि लाइट क्या होता है, कैसे बना है ना, क्या क्या इसके नेचर होते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज लाइट पर दी गई, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अब ये समझते हैं कि ये मिलता किनसे है, ये आता कहां से? मतलब हम चाहें कि दीवार से लाइट हमें मिल जाए तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा जो फैन है वो हमें लाइट दे दे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। लाइट मिलता है सिर्फ उन ऑब्जेक्ट से जिन्हें हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट, है ना, ये हमारा क्वेश्चन। तो सोर्स ऑफ लाइट होता है अ बॉडी which emits light in all directions. A body which emits light in all directions is said to be the source of light. The source can be point or an extended one. Point object भी हो सकता है, extended भी हो सकता है, ठीक है। The source of light were of two types. ठीक, अब source भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। सुना होगा आपने luminous sources, non-luminous sources, ठीक है। जैसे source किसे बोला जाए, ये बात समझ में आ रही है आपको? वो पार्टिकल या वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी जो सभी डायरेक्शन में लाइट को इमिट कर सकता है, जो सभी डायरेक्शंस में लाइट को इमिट कर सकता है, उसे बोला गया है सोर्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? उसे बोला गया है सोर्स, ठीक है। ये पॉइंट हो सकता है, ये एक्सटेंडेड हो सकता है। अब सोर्स भी हमारे पास है दो तरह के। फर्स्ट ल्यूमिनियस सोर्सेस, ठीक है। चलो समझते हैं व्हाट आर ल्यूमिनियस सोर्सेस। एंड एनी ऑब्जेक्ट which by itself emit light is called a luminous source. जो खुद से लाइट इमिट करता है, जिसका खुद का लाइट होता है ना। So a body which has its own light, जिसका खुद का लाइट है, जो खुद लाइट को इमिट कर रहा है, वो कैसा सोर्स होगा बच्चों? वो होगा ल्यूमिनियस सोर्स। अब ल्यूमिनियस सोर्सेस के एग्जांपल्स है सन एंड फार स्टार्स। रात के समय आपको स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते होंगे, क्यों? क्योंकि उनसे लाइट इमिट होकर आ रहा है ना। और आगे चल के हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण वो ट्विंकल करते हैं। अब सन भी लाइट इमिट करता है, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। तो ये है सोर्सेस। नेचुरल ल्यूमिनियस सोर्सेस है सन और स्टार्स। इलेक्ट्रिक लैंप्स, कैंडल्स एंड लैंटर्न्स आर आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस सोर्सेस, ठीक। अब बोलोगे हमारी तो ट्यूबलाइट से भी लाइट मिलता है भैया, तो ट्यूबलाइट से लाइट मिलता है तो क्या वो भी ल्यूमिनियस है? यस, इट इज एन आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस सोर्स। अब कोई बोलेगा कि मैं तो कैंडल जला लेता हूं तो मुझे कैंडल से भी लाइट मिल जाता है, तो क्या मेरा कैंडल भी ल्यूमिनियस सोर्स है? तो बोलोगे यस, इट इज अ ल्यूमिनियस सोर्स बिकॉज़ इट हैज इट्स ओन लाइट। उसका खुद का लाइट है तो वो भी ल्यूमिनियस है। क्यों ल्यूमिनियस है बच्चों? क्योंकि वो खुद लाइट इमिट कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो ल्यूमिनियस है। चलो इतनी बातें सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप है नॉन ल्यूमिनियस। नाउ व्हाट आर नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस? दोज ऑब्जेक्ट्स which do not emit light but become visible only when light from luminous objects falls on them. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका खुद का लाइट तो नहीं होता, लेकिन जब लाइट उन पर इंसिडेंट होता है तो वो विजिबल होते हैं, ठीक है। ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस। दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस। एग्जांपल मून्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मार्स को स्पेस में, ठीक है। कभी अगर आपने टेलीस्कोप का यूज करा हो तो मार्स को देखा होगा, लोग बोलते हैं इट इज रेड प्लैनेट, ठीक है। रेड प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि वो थोड़ा हल्का रेडिश कलर का दिखाई देता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ल्यूमिनियस है,
सन से जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है या जो फार स्टार से लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो मार्स पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें दिखाई दे रहा है। तो वो कैसा सोर्स हो गया? नॉन ल्यूमिनियस। मून भी आपने देखा होगा, मून भी आपको ल्यूमिनियस दिखाई देता है बट इट इज नॉन ल्यूमिनियस बिकॉज मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, है ना। वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो सन से लाइट आ रहा है उसे रिफ्लेक्ट करके हमारे पास पहुंचा रहा है। तो मून कैसा सोर्स हो गया बच्चों? नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। ठीक, अच्छा एक बात बताओ कि लाइट में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है लाइट होता क्या है? जो छोटे छोटे डाउट्स है आपके, जो छोटी छोटी क्वेरीज है वो क्लियर हो रही है बच्चों कि लाइट पता नहीं क्या होता है, किससे मिलकर बना है, कितने टाइप का होता है, क्या होता है। पहले वेव बोलते थे, पहले पार्टिकल बोलते थे, फिर वेव बोलने लगे, बाद में डुअल नेचर बोलने लगे, ठीक है। और अलग अलग टाइप की चीजें, इसमें सारी चीजें हम लोग यहाँ क्लियर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते जाओ, सब चीजें क्लियर करेंगे, समझते जाएंगे। ठीक, अच्छा नेचुरल नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस कौन से हैं? मून और प्लैनेट। नाउ वुड, टेबल, आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस। अच्छा एक बात बताओ कि दिन में आपके रूम में एक टेबल रखी है, क्या आपको दिखाई देती है? यस दिखाई देती है, क्योंकि लाइट उससे टकरा के हमारी आंखों तक आ रहा है, तो वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड इट इज विजिबल व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन इट। सो एनीथिंग व्हिच इज विजिबल व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन दैट इट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मीडियम ऑफ लाइट, ठीक है। Now, substances through which light propagate or tends to propagate is called medium of light. ठीक, बहुत सारे substances हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज मैं पूरा बेस बना रहा हूँ बच्चों, ऑप्टिक्स का पूरा बेस बना रहा हूँ, इस पे पूरी बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं हम लोग। तो अगर ये बेस आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले बेस को बहुत अच्छे से समझ लो। तो किस मीडियम की बात कर रहे हैं? उन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जिनके थ्रू लाइट यहाँ पर चलने वाला है, ट्रैवल करने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मीडियम। पहला मीडियम है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपको पता होगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एक डेफिनेशन है जिसे आप यहां से नोट कर सकते हैं। बॉडीज दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दैट इज ट्रांसमिट लाइट थ्रू देम, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉडीज। एग्जांपल ग्लास, वाटर, एयर एटसेट्रा, ठीक है। कभी आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास देखा होगा जिसमें से हमें आर पार सी थ्रू होते हैं, जो आर पार दिखाई देता है, इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर दिखाई देती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। या फिर अगर हम इन शॉर्ट इसे डिफाइन करना चाहे, जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो सारा के सारा उस तरफ चला जाए, सारा के सारा दूसरे मीडियम में मीडियम से ट्रैवल करता हो, बाहर निकल जाए और वापस भी आ जाए, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नाउ ट्रांसपेरेंट के बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट क्या करते हैं कि पूरे लाइट को तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करते, या पूरे लाइट को अलाउ नहीं करते जाने के लिए, लेकिन लाइट का एक पार्ट, इसको लाइट का एक पार्ट जरूरी अलाउ कर देते हैं। कभी आपने ऐसा ग्लास देखा है जिससे धुंधला दिखाई देता हो बाहर, या कोई प्लास्टिक शीट अगर हम लगा दें तो उससे भी बाहर की चीजें दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि पूरा के पूरा लाइट यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर रहा है मीडियम से। अ पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द मीडियम, ठीक है। तो देखो ट्रांसलूसेंट क्या होती है? बॉडीज दैट कैन ट्रांसमिट ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट थ्रू दैट आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल फ्रॉस्टेड और ग्राउंडेड ग्लास, ठीक है। ग्रीस्ड पेपर, पैराफिन वैक्स, ठीक। कभी ग्रीस्ड पेपर को देखना, आप एक व्हाइट पेपर लो, उस पर ग्रीस लगा दो, ठीक, और उससे देखो तो वो सी थ्रू होता है, उसमें से आपको आसपास आर पार की चीजें दिखाई देने लग जाती है, लेकिन उतनी क्लियर दिखाई नहीं देती जितनी नॉर्मल आइज से दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलूसेंट बॉडीज या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओपेक। ओपेक क्या होते हैं? जो बिल्कुल भी दीवार के आर पार देख पाते हैं क्या हम? नहीं देख पाते। इसका मतलब दीवार क्या है? इसका मतलब दीवार है ओपेक, ठीक। बॉडीज दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल आर सेड टू बी ओपेक ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल चेयर, डेस्क, वॉल एटसेट्रा। ऐसे और एग्जांपल ले सकते हैं। जिन ऑब्जेक्ट से आर पार हम नहीं देख पा रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से जितनी भी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई वो सारी चीजें क्लियर होगी। अभी हम सिर्फ बेस बना रहे हैं, हम इस बेस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं बच्चों। लेकिन ये बेस आपका क्लियर होना चाहिए कि लाइट होता क्या है, बना किससे है, कौन कौन से नेचर होते हैं लाइट के, ठीक, किन किन साइंटिस्ट ने उन थ्योरीज को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद लाइट के कितने टाइप के सोर्सेस हो सकते हैं, और
ऑब्जेक्ट, वो बॉडीज या वो मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल करने वाला है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो वो जैसा हमने पढ़ा है यहाँ पर 3 टाइप का है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक। ठीक है, चलिए तो आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, जहां पर हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए एमजीसीआई के साथ और देखते रहिए एमजीसीआई चैनल पर 10th का क्रैश कोर्स, और बहुत फायदा मिलने वाला है बच्चों। अगर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जरूर इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। उन्हें भी बताइए कि भैया फ्री में क्रैश कोर्स है, फ्री में 10th पढ़ सकते हो आप लोग, आपको इसके लिए सिंगल पैसे भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।